आज क्लास 10th का फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन देखेंगे। चलिए भाई, प्रकाश बारे में पढ़ते हैं। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। जिसे हम अपनी आंखों से किसी वस्तु को देख पाते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। हमारी आंखों को कोई प्रकाश पड़ता है, उसी वस्तु को देख पाते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक सरल या सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधी या सरल रेखा में गमन करती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर सेकंड होती है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा? प्रकाश किस विद्युत तरंग है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं? अगला क्वेश्चन। तो वास्तविक हम जब किसी वस्तु को से टकरा कर जब हमारी आंखों पर पड़ती है तब ही हम वस्तु को देख पाते हैं। हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं? वास्तव में हम जब किसी वस्तु से टकरा कर जब हमारी आंखों पर पड़ती है तो ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगला टॉपिक, प्रकाश का स्रोत। जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है, जैसे टॉर्च हो गया, सूर्य हो गया, तारा हो गया। पर नोट में, प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। प्रदीप वस्तु से कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रदीप वस्तु कहते हैं, जैसे तारा, बल्ब। इस प्रदीप वस्तु को दीप्तमान वस्तु भी कहते हैं। अप्रदीप वस्तु, जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलती है उसे अप्रदीप वस्तु कहते हैं, जैसे किताब, टेबल, पंखा। इस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलती तो अप्रदीप वस्तु कहते हैं। परिकिरण, जब सूर्य का प्रकाश किसी धूलकण पर पड़ती है तो कुछ धूलकण कुछ प्रकाश को अवशोषित कर चारों ओर फैला देती है, जिसे प्रकाश का परिकिरण कहते हैं। किरण, सरल या सीधी रेखा में चलने वाली प्रकाश को किरण कहते हैं। किरणपुंज, किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। किरणपुंज, किरणपुंज को प्रकाश पुंज भी कहते हैं। एग्जाम में पूछेगा प्रकाश पुंज क्या है, तो डरिएगा नहीं, किरणपुंज को ही प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे प्रकाश पुंज, किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं, उसे प्रकाश के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। एग्जाम में डरिएगा नहीं। अगला टॉपिक, प्रकाश पुंज के किरणपुंज के प्रकार, यानी कि प्रकाश पुंज के प्रकार। किरणपुंज के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं: अपसारी किरणपुंज, अभिसारी किरणपुंज, समांतर किरणपुंज। चलिए अपसारी किरण के बारे में पढ़ते हैं। जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से होकर चारों ओर फैली जाती है उसे अपसारी किरणपुंज कहते हैं। जैसे एक बिंदु से होकर चारों ओर फैलती है, जैसे टॉर्च। एक बिंदु पर रहता है, जब टॉर्च मारते हैं तो चारों ओर फैलता है, उसे अभिसारी किरणपुंज। जब प्रकाश की किरण चारों ओर से आकर एक बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। जैसे देखिए, अभिसारी किरणपुंज। अगला टॉपिक, समांतर किरण। जब प्रकाश की किरण एक दूसरे के समान हो उसे समांतर किरण कहते हैं, जैसे एक दूसरे के समान हो। अगला टॉपिक, पारदर्शक पदार्थ। जिन पदार्थ से होकर प्रकाश आसानी से आर पार कर जाती है उसे पारदर्शक पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच हो गया, पानी हो गया। जो टॉर्च मारेंगे तो मतलब उस पार से इस पार आ जाए, उसे पारदर्शक पदार्थ कहते हैं। अपारदर्शी पदार्थ, जिन पदार्थ से होकर प्रकाश आर पार नहीं होती है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी, लोहा, पत्थर पर टॉर्च मारेंगे तो उस पार नहीं होगा, इसलिए अपारदर्शी पदार्थ। आसानी से समझिए। प्रवासी पदार्थ, जिन पदार्थ से होकर प्रकाश कुछ छोटे से भाग को जाने देता है उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कागज पर टॉर्च मारेंगे तो हल्का सा भाग को जाने देता है और नहीं जाने देता है, तेल लगा हुआ कागज, etc। अगला क्वेश्चन, प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकरा कर लौटती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण मान लीजिए हमारी प्रतिबिंब मतलब एना पड़ती है, एना से टकरा कर हमारी आंखों पर पड़ती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन प्रकार 2 प्रकार होता है: नियमित परिवर्तन और अनियमित परिवर्तन। नियमित परिवर्तन पढ़िए, इसमें प्रकाश चिकनी सतह से टकरा कर लौटती है, जिसे नियमित परिवर्तन कहते हैं। चिकनी सतह पूरा प्लेन से लौटती है उसे नियमित परिवर्तन कहते हैं। अनियमित परिवर्तन, इसमें प्रकाश उबड़ खाबड़ सतह से टकरा कर लौटती है, जैसे उबड़ खाबड़, जैसे कहीं उठा हो कहीं धंसा हो, उसे उबड़ खाबड़ कहते हैं, उसे नियमित परिवर्तन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, किरणपुंज।
किरण पथ को जिस चित्र के द्वारा दर्शाया जाता है उसे किरण आरेख कहते हैं। जैसे ले लीजिए टॉर्च को किरण पथ। प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या है? जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर जी नमक का पालन करते हुए वापस लौटती है उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये क्वेश्चन बीबीए क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछेगा भाई। अगला, प्रकाश का परावर्तन का कुछ पद। टॉपिक पढ़ेंगे आपतित किरण। प्रकाश का परावर्तन का कुछ पद में पहला टॉपिक है आपतित किरण। देखिए, समतल सतह से टकरा कर लौटने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण, समतल सतह से टकरा कर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। देखिए यहाँ पे समतल सतह से टकरा कर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु, आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु, आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अभिलंब, नॉर्मल, अभिलंब मतलब नॉर्मल होता है। आपतित किरण और आपतन बिंदु से खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। आपतित किरण और आपतन बिंदु से खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। आसानी से सिंपल आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसाइडेंस। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे कोण आई से सूचित किया जाता है। परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे कोण आर से सूचित किया जाता है। प्रकाश का परावर्तन कितने नियम है? ये बीबीए क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछता है, बहुत बार पूछता है एग्जाम में, तो आसानी से समझिएगा। आपतित किरण और परावर्तित किरण आपतन बिंदु से खींचा गया लंब तीनों एक ही समतल में होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु से खींचा गया लंब तीनों एक ही समतल में होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। ये आसानी से याद कर लीजिएगा। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन, समतल सतह पर पड़ने वाली किरण का परावर्तन। देखिए, समतल सतह पर लंबवत पड़ने वाली किरण जिस पथ से आती है उसी पथ से लौट जाती है। क्या समझे? समतल सतह से लंबवत आने वाली किरण और जिस पथ से आती है उसी पथ से लौट जाती है। इस कोण का मान कितना होता है? 0 डिग्री पर आती है, 0 डिग्री पर चल जाती है। प्रतिबिंब, अगला टॉपिक प्रतिबिंब। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, मिलाती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ देखिए, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे प्रतिबिंब कहते हैं। डायरेक्ट पे प्रतिबिंब के प्रकार, दो प्रकार के, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलते हैं उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और अगला है आभासी प्रतिबिंब। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आभासी रूप में मिलती है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और भी यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब अंतर। वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में जान लेते हैं। ये वास्तविक प्रतिबिंब यह किरणें के वास्तविक कटान से बनता है। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक से उल्टा होता है या दर्पण के सामने बनता है। और आभासी के बारे में पढ़ लेते हैं। यह किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यह प्रतिबिंब के से सीधा बनता है, यह दर्पण के पीछे बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। देखिए, फिगर पढ़ लीजिएगा। वस्तु की दी प्रतिबिंब का मान बराबर होता है। नोट में देखिए, कोई वस्तु समतल दर्पण से जितना आगे होता है उसका प्रतिबिंब दर्पण से इतना पीछे बनता है। अगला क्वेश्चन है पास परिवर्तन। ये भी क्वेश्चन है, ये बुक में नहीं मिलेगा। जब हम दर्पण के सामने अपना बायां हाथ उठाते हैं तो हमें लगता है कि दायां हाथ उठाते हैं। जब दायां हाथ उठाते हैं हमें लगता है बायां हाथ उठाते हैं। इस परिवर्तन को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। जब हम ऐना के सामने अपना बायां हाथ उठाते हैं तो हमें दायां हाथ प्रतीत होता है, और जब हम दायां हाथ उठाते हैं तो बायां हाथ प्रतीत होता है। देखिएगा आप सब भी करके। विपरिवर्तन, जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका ऊपरी भाग नीचे दिखता है और नीचे वाला भाग ऊपर दिखता है। इस पर विपरिवर्तन कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का विशेषता। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब काल्पनिक होता है और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का है पीछे, दर्पण के पीछे बनता है। समतल
वह प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा होता है और प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर बनता है। समतल दर्पण का प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होता है। दर्पण की बात करते हैं, वह चिकनी चमकीली सतह जो नियमित रूप से प्रकाश को परावर्तित करती है और साथ ही एक सतह रजित होता है, उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण किसे कहते हैं? वह चिकनी चमकीली सतह जो नियमित रूप से प्रकाश को परावर्तित करती है और साथ ही एक सतह रजित होता है, उसे दर्पण कहते हैं, जिसको मिरर बोलते हैं। दर्पण 3 प्रकार का होता है, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयिक दर्पण। समतल दर्पण बात करते हैं। समतल दर्पण, जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। आसानी सी बात है। परवलयिक दर्पण, वह दर्पण जो पूर्णतः गोलीय नहीं हो, उसे परवलयिक दर्पण, पूरा गोलीय नहीं हो उसे परवलयिक दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण, जिस दर्पण का परावर्तक सतह खोखले गोले का भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं, जो पूरा गोलीय हो। गोलीय दर्पण के प्रकार, ये 2 प्रकार का होता है, अवतल और उत्तल। अवतल को बोलते हैं कनकाव मिरर, उत्तल को बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण की बात करें तो कांच का वह टुकड़ा जिसका बाहरी भाग घिसा होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, जिसका बाहरी भाग घिसा होता है। जैसे देखिए, अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण की बात करते हैं तो उत्तल दर्पण, कांच का वह टुकड़ा जिसका भीतरी भाग घिसा हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। देख लीजिए उदाहरण, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। गोलीय दर्पण के संबंधित कुछ पद, ये देखिए, गोलीय दर्पण है। अवतल दर्पण में संबंधित कुछ पद, इसे आर से सूचित किया जाता है। इसे पी से, ध्रुव को पी से सूचित किया जाता है। वक्रता त्रिज्या को आर से सूचित किया जाता है। और सी से वक्रता केंद्र और अनंत को इब्रिस करते हैं। प्रधान अक्षीय अलाटोपी का ध्रुव, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसको ध्रुव बोलते हैं, इस बिंदु को ध्रुव बोलते हैं, इस बिंदु को ध्रुव बोलते हैं। नोट में इसे पी से सूचित किया जाता है। देखिए भाई, पी से सूचित किया जाता है। उत्तल दर्पण की बात कर लेते हैं तो देखिए अगला, वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है इस गोले का केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। पीछे पड़े थे वक्रता केंद्र, देखिए भाई, वक्रता केंद्र सी से सूचित किया जाता है वक्रता केंद्र को। वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या, भाई पीछे पड़े थे। नोट में इसे आर से सूचित किया जाता है। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाले सरल रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सेस, गोलीय दर्पण के फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, देखिए फोकस यहाँ पर होगा। परावर्तित किरण अवतल बिंदु से खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है, इसे फोकस होता है। इसका कुछ नोट पढ़ लेंगे। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाशीय किरण दर्पण से परावर्तन हुआ जिस बिंदु को मिलती है उसे फोकस कहते हैं। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। भाई याद हो गया, ये भैया क्वेश्चन है, फोकस किसे कहते हैं? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन हुआ जिस बिंदु को मिलती है उसे फोकस कहते हैं। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे एफ से सूचित किया, स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस में फोकस दूरी क्या होगी? धनात्मक। ये अवतल में इस साइड होता था तो उत्तल में इस साइड होगा। गोलीय दर्पण में सिद्ध करें F/R/2, अवतल दर्पण में देखिए भाई सिद्ध किया। माना कि B और B डैश एक अवतल दर्पण है। माना कि B और B डैश एक अवतल दर्पण है। P ध्रुव है और C वक्रता केंद्र है। और PC प्रधान अक्ष के समानांतर आती हुई AB किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस होकर गुजरती है। क्या बोलते हैं? PC। तो PC के समानांतर AB है। परावर्तन फोकस होकर गुजरती है। देखिए PC के समानांतर AB किरण फोकस होकर गुजरती है। CB बिंदु B से अभिलंब परावर्तन के दूसरे नियम से, कोण I बराबर कोण R, प्रकाश का परिवर्तन का दूसरा नियम, कोण ABC बराबर कोण CBF, कोण AB बराबर पैरेलल कोण PC, ABC बराबर कोण BCF एकांतर कोण से। समीकरण 2, ABC और BCF बराबर ABC बराबर BCF, ABC CBF और BCF
बी सी एफ एक समविधि बाहु त्रिभुज है। बी सी एफ बराबर सी एफ। तीसरे पी के काफी निकट है। बी एफ बराबर पी एफ। समीकरण 4 समीकरण 3 और समीकरण 4 बी एफ बराबर सी एफ बराबर बी एफ बराबर पी एफ। बी एफ कैंसिल हो गया। सी एफ बराबर पी एफ बराबर C/2 और एफ बराबर R/2 सिद्ध हो गया। अब सिद्ध करेगी उत्तल दर्पण एफ बराबर R/2। माना कि M1 एक अवतल दर्पण है, ध्रुव P है, 80 वक्रता केंद्र है, ए बी आपतित किरण है जो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस एफ से गुजरती है। बिंदु बी से बी एन अभिलंब है। परावर्तन के दूसरे नियम से कोण I बराबर कोण R होता है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। कोण ए बी एन बराबर कोण एन बी डी समीकरण 1। कोण डी बी एन बराबर कोण सी बी एफ बराबर सी मुख्य कोण से। यस यस यस। समीकरण और समीकरण 2 ए बी एन बराबर एन बी डी बराबर डी एन बी बराबर सी बी एफ। तो एन बी डी कैंसिल हो गया तो बी एन एफ और सी बी एफ। तो ए बी बराबर बी सी बी एफ और बी सी एफ एकातर कोण से। कोण बी सी एफ एक समद्विबाहु बाहु त्रिभुज। बी एफ बराबर एफ सी बिंदु पी से काफ़ी निकट है। बी एफ बराबर पी एफ। समीकरण 3 और समीकरण 4 बी एफ बराबर एफ सी और बी एफ बराबर पी एफ। बी एफ कैंसिल हो गया तो एफ सी बराबर पी एफ। बिंदु एफ पी का मध्य बिंदु है। पी एफ बराबर एफ सी बराबर पी सी बटा 2। पी एफ बराबर एफ पी सी बराबर आर। तो एफ बराबर R/2 का प्रकाश का परावर्तन में जो कुछ बचा हुआ था वो आज करेंगे। कल का वीडियो में आज करेंगे। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर। अवतल दर्पण यह ऋणात्मक होता है, इसे अवसारी दर्पण कहा जाता है। इसका बाहरी भाग रजित होता है। इसमें वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण की बात करते हैं, यह घनात्मक होता है। इसके अवसारी दर्पण कहा जाता है। इसे भीतरी भाग रजित होता है। इसमें केवल आभासी प्रतिबिंब बनाता है। समझ गए दोस्तों। अगला क्वेश्चन चिन्ह पाटीपट्टिका। गोलीय दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है या कभी पीछे बनता है। इसी दो स्थिति में अंतर को स्पष्ट करने के लिए जो इसका उपयोग करते हैं इसे चिन्ह पाटीपट्टिका कहते हैं। देखिए चिन्ह पाटीपट्टिका से गोलीय दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है या अभी दर्पण के पीछे बनता है। इसी दो स्थिति में अंतर को स्पष्ट करने के लिए जिसका उपयोग करते हैं इसे चिन्ह पाटीपट्टिका कहते हैं। अगला देखिए नोट। गोलीय दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। गोलीय दर्पण में सभी दूरियां किससे मापी जाती है? ध्रुव से मापी जाती है। आपतित प्रकाश की दिशा में मापी हुई दूरी घनात्मक होती है। आपतित दिशा में मापी गई दूरी घनात्मक होती है। अगला आपतित प्रकाश का विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। अगला मुख्य अक्ष के लंबवत सभी दूरियां घनात्मक मापी जाती है। मुख्य अक्ष के लंबवत दूरियां सभी घनात्मक मापी जाती है। अगला नोट। मुख्य अक्ष के नीचे लंबवत सभी दूरियां ऋणात्मक मापी जाती है। अगला क्वेश्चन आवर्धन। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन किसे कहते हैं? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। m बराबर h' बटा h, जहाँ m आवर्धन, h' प्रतिबिंब ऊंचाई, h वस्तु की ऊंचाई। नोट। जब प्रतिबिंब काल्पनिक होती है तो आवर्धन का मान धनात्मक होता है। जब प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है तो आवर्धन का मान ऋणात्मक होता है। नोट। अवतल दर्पण से धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार का आवर्धन पाया जाता है। अवतल दर्पण से धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार का आवर्धन पाया जाता है। अगला नोट है आवर्धन का मान हमेशा 1 से अधिक होता है। आवर्धन का मान 1 से अधिक होता है। आवर्धन m+1 का अर्थ की बताएं। आवर्धन m+1 का अर्थ है प्रतिबिंब काल्पनिक इंगित करता है। और अगला क्वेश्चन आवर्धन m-1 का अर्थ बताएं। इसका अर्थ है प्रतिबिंब के सापेक्ष उल्टा वास्तविक इंगित करता है। आवर्धन m+1-1 का अर्थ बताएं। तो इसमें प्रतिबिंब काल्पनिक और वास्तविक दोनों इंगित करता है। अगला क्वेश्चन बिना स्पर्श किए हुए हम समतल दर्पण और अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की पहचान करें। समतल दर्पण हम देखेंगे कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा तथा वास्तविक के आकार बराबर हो तो वह दर्पण समतल का होता है। समतल दर्पण हम देखेंगे कि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा तथा वस्तु के आकार के बराबर हो तो वह दर्पण समतल होगा। अगला क्वेश्चन अवतल दर्पण हम देखेंगे कि दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब सीधा और बड़ा हो तब वो दर्पण अवतल होगा। क्या अवतल दर्पण में क्या लिखेंगे? हम देखेंगे कि दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब सीधा और बड़ा
हो तो वह दर्पण अवतल कहलाएगा। उत्तल दर्पण, हम देखेंगे कि दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा और छोटा हो तो वह दर्पण उत्तल होगा। अवतल दर्पण का उपयोग हेडलाइट के रूप में क्यों किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग हेडलाइट के रूप में इसीलिए किया जाता है क्योंकि इसका उपयोग परावर्तक सतह के रूप में किया जाता है। ये भी क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछेगा कि बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। अवतल दर्पण का उपयोग हेडलाइट के रूप में क्यों किया जाता है? इसीलिए किया जाता है अवतल दर्पण का उपयोग हेडलाइट के रूप में इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका उपयोग परावर्तक सतह के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों करता है? इसलिए किया जाता है उत्तल का उपयोग साइड मिरर में क्योंकि वे किसी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और छोटा बनाता है। क्या बनाता है? सीधा और छोटा प्रतिबिंब इसलिए बनाता है। भी क्वेश्चन है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? काल्पनिक होता है। ये नोट्स है, ये भी क्वेश्चन सब है। परावर्तन का कोण होता है परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए लंब का कोण। परावर्तन कोण कितने नियम है? 2 नियम है। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो अवतल दर्पण द्वारा। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण तीनों में होता है। वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब में से किस दर्पण से प्राप्त किया जाता है? उत्तल दर्पण से। निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरणपुंज मिल सकता है? अवतल दर्पण से। कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के फोकस पर बनता है? कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? तो अनंत पर रखेंगे तो फोकस बनेगा। हाँ, अवतल दर्पण का फोकस दूरी उसका वक्रता त्रिज्या क्या संबंध है? तो आधा का संबंध है F = R/2। एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब कहाँ होगा? आभासी और बड़ा। किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बना जब वस्तु की स्थिति होगा ध्रुव और फोकस। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है उत्तल दर्पण। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी और सीधा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा होता है। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है। दर्पण हो सकता है उत्तल या गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आवर्धन m ऋणात्मक हो, इसका अर्थ क्या बताता है? उल्टा। अगला प्रश्न, समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही किरण कितना परावर्तक किरण हो सकती है? अनंत। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण किस प्रकार परावर्तित होती है? समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण जिस पर से आती है उसी पर से लौट जाती है। समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन कोण के लिए परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश का परावर्तन कितने नियम है? 2 नियम होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु से खींचा गया लंब तीनों एक ही समतल में होता है। क्या होता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु से खींचा गया लंब तीनों एक ही समतल में होता है। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। समाप्त।